पीतम नगर गांव में भीषण, जिसके 3 बेटे थे, मंगेश बड़ा, सुरेश मंझला और महेश छोटा, वो तीनों भाई अलग अलग रहते थे। उन तीनों भाइयों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, इसलिए उनकी इस बात से उनके पिता भीषण बहुत परेशान रहते थे। अरे यार बिरजू, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे तीनों बेटे आपस में मिलकर रहें? यार तू कोई ऐसा उपाय सोच जिससे तेरे मरने के बाद भी तेरे ये तीनों बेटे मिलकर रहें। यार मैं यही तो सोच रहा हूँ कि आखिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि ये लोग आगे चलकर अपनी गृहस्थियों को संभाल सके और ये मेरी पुरखों की जायदाद को भी संभाल सके। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, पता नहीं तुझे वो अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे तो जल्दी बता। तो सुन, तू इन तीनों को कुछ पैसे दे और इन तीनों को कुछ दिनों का समय दे और इनको बोल कि जो इन पैसों से अपना कारोबार बना लेगा तो तू उसी को ही अपनी ये पुरखों की जायदाद देगा। और अगर तीनों में से किसी ने भी अपना कारोबार दिए हुए समय में नहीं बनाया तो तू अपनी ये सारी जायदाद किसी संस्था में दान दे देगा। हाँ तू ये सही कह रहा है, शायद क्या पता इसी वजह से ये लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। अगले ही दिन भीषण उन तीनों को बुलाता है और उनसे बोलता है, मैंने तुम तीनों को यहाँ एक बात करने के लिए बुलाया है। पिताजी, आपको अगर कोई बात करनी थी तो आप हम तीनों को एक एक करके बुलाकर अपनी बात बोल सकते थे। हाँ पिताजी, आपको पता है ना कि मुझे इन दोनों की शक्लें देखना भी पसंद नहीं है, फिर भी आपने हमें यहाँ एक साथ बुलाया। मंगेश और सुरेश भीषण को बोलते हैं, लेकिन महेश चुपचाप खड़ा होता है। वो शांत होकर सबकी बातें सुन रहा होता है। अरे महेश, तू क्यों चुपचाप खड़ा है? तुझे इन दोनों के साथ में यहाँ आने में कोई परेशानी नहीं है? पिताजी, मुझे किसी से कोई परेशानी नहीं है। आखिर ये दोनों मेरे बड़े भाई हैं, तो मुझे इनसे क्या दिक्कत होगी? महेश की बात सुनकर भीषण मन ही मन थोड़ा खुश होता है कि तभी सुरेश बोलता है, अरे पिताजी बताइए, आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? देखो, मैंने तुम तीनों को ये कहने के लिए बुलाया है कि मेरे मरने के बाद मैं अपने पुरखों की जायदाद तुम लोगों को नहीं दूंगा। पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके बाद तो ये जायदाद हमें ही मिलनी चाहिए, क्योंकि आपके बाद हम इस जायदाद के हकदार हैं। नहीं, मैं तुम तीनों को ऐसे ही अपनी जायदाद नहीं दूंगा। ऐसा कहकर भीषण उन तीनों को एक एक नोटों की गड्डी दे देता है। पिताजी, ये क्या? मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं। और अब आप ये नोटों की गड्डी क्यों दे रहे हैं? मेरी बात ध्यान से सुनो। ये जो मैंने तुम तीनों को एक एक नोटों की गड्डी दी है, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग 6 महीनों में इन पैसों से अपना अलग अलग कारोबार खोलो, और जो अपना कारोबार खोलकर कामयाब बन जाएगा तो मैं उसे ही अपनी ये पुरखों की जायदाद दूंगा। और हाँ, अगर तुम तीनों में से कोई भी 6 महीने के अंदर कामयाब नहीं हो पाया तो मैं ये अपनी सारी जायदाद सरकारी संस्था में दे दूंगा। भीषण की बात सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं कि तभी सुरेश बोलता है, ऐसे कैसे पिताजी? अगर हम में से कोई भी कामयाब नहीं हो पाया तो आप ये हमारी सारी जायदाद किसी को भी दे देंगे और हम कुछ नहीं बोलेंगे? आपने ये सोच कैसे लिया? हाँ पिताजी, सुरेश सही कह रहा है। आप हमारे होते हुए किसी को भी हमारी ये जायदाद दे दोगे तो हम ऐसे ही इस जायदाद को जाने देंगे। हाँ, ये मेरा आखिरी फैसला है और मैं तुम तीनों को एक मौका दे रहा हूँ। अगर तुम लोग अपने अपने कारोबार में कामयाब हो गए तो मैं तुम तीनों में ये सारी जायदाद बांट दूंगा, और अगर तुम में से कोई एक भी कामयाब हुआ तो मैं उसे ये अपनी जायदाद दे दूंगा, नहीं तो मैं ये सारी जायदाद सरकारी संस्था में दे दूंगा। पिताजी, आप ये हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे सब पता है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और अब मुझसे 6 महीने बाद आकर मिलना। चलो अब जाओ यहाँ से तुम तीनों। भीषण से ये सब सुनकर मंगेश और सुरेश गुस्सा होकर वहाँ से चले जाते हैं कि तभी महेश भीषण से बोलता है, पिताजी, आपके इस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा और अब से 6 महीने बाद ही मैं आपसे मिलूंगा। ऐसा कहकर महेश वहाँ से चला जाता है। अब वो तीनों भाई पैसों को लेकर भीषण के घर से निकल अपने अपने घर की ओर जा रहे होते हैं। मैं पिताजी को सबसे पहले कामयाब होकर दिखाऊंगा, जिससे कि पिताजी अपनी सारी जायदाद मेरे नाम पर कर दें। लेकिन मैं ऐसा क्या काम करूं? मंगेश चलते हुए ये सब सोच रहा होता है कि तभी उसके पेट में गुड़गुड़ की आवाज आने लगती है। अरे मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं, मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, अब क्या करूं? मंगेश इधर उधर देखता है कि तभी उसे सामने ढाबा दिखाई देता है। अरे इस ढाबे में जाकर कुछ खा लेता हूँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मंगेश उस ढाबे में खाना खाने जाता है।
तो देखता है कि उस ढाबे में बहुत भीड़ होती है। ये सब देखकर मंगेश को आइडिया आता है। मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या काम करना है। मैं अब इन पैसों से अपना एक ढाबा खोलूंगा। मंगेश ये सोच ही रहा होता है कि उधर सुरेश भीषण के दिए हुए पैसों को देखकर खुश होता है। अरे मुझे तो लगता है कि पिताजी हमें पागल बना रहे हैं। वो अपनी जायदाद संस्था में देने का बहाना कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि मैं इन पैसों से अपना काम खोलूं। जब मेरे हिस्से में इतनी सारी जायदाद है तो मुझे कमाने की क्या जरूरत। मैं तो इन पैसों से अपने शौक पूरे करूंगा, और वैसे भी पिताजी के बाद वो सारी जायदाद हम तीनों को ही मिलेगी। इधर सुरेश ये सब सोच रहा होता है और उधर महेश भीषण के दिए हुए पैसों को देखकर बोलता है। पिताजी ने इतने विश्वास के साथ मुझे ये पैसे दिए हैं। मैं पिताजी के विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। मैं जल्द से जल्द अपनी एक साड़ियों की दुकान खोलूंगा। इधर मंगेश और महेश भीषण के दिए हुए पैसों से अपनी अपनी दुकान खोल लेते हैं। और सुरेश उन पैसों को शराब में उड़ाता है। कि तभी उसके साथ शराब पीते हुए वहाँ बैठा उसका दोस्त गजेंद्र सुरेश से बोलता है। अरे भाई सुरेश, क्या बात है, तू बड़ा आजकल मजे कर रहा है। आखिर तेरे पास इतना उड़ाने के लिए पैसा कहाँ से आया? कहीं तूने चोरी करना तो शुरू नहीं कर दिया? अरे तू पागल है, मुझे चोरी करने की क्या जरूरत। मेरे पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है, और इतने पैसे मेरे पिताजी हम तीनों भाइयों को दिए हैं जिससे हम 6 महीने में अपना अपना कारोबार खोलकर कामयाब बन सके। और 6 महीने बाद अगर हम तीनों में से जो भी कामयाब होगा तो पिताजी उसी को अपनी जायदाद दे देंगे। और अगर हम में से कोई भी पिताजी के दिए हुए पैसों से कामयाब नहीं हो पाया तो पिताजी अपनी सारी जायदाद सरकारी संस्था को दे देंगे। तो यार तू इन पैसों से अपना कोई कारोबार खोल ले। अगर तेरे पिताजी ने ये शर्त रखी है तो वो सच में उसे ऐसे ही पूरा करेंगे। मुझे लगता है कि तूने इस बचे हुए पैसों से अपना छोटा सा कारोबार खोल लेना चाहिए। कहीं बाद में तुझे तेरे पिताजी अपनी जायदाद से बेदखल न कर दें। और अगर तेरे पिताजी ने तुझे बेदखल कर दिया तो फिर तू क्या करेगा? अबे चलना, मेरे पिताजी के पास बहुत पैसा है, मुझे कमाने की जरूरत नहीं है। मेरे पिताजी के बाद वो सारी जायदाद हम तीनों भाइयों को ही देंगे। वो इस संस्था में पैसे देने का दिखावा कर रहे हैं, और तुझे पता है उसमें से जितना हिस्सा मेरा है उस हिस्से से मैं पूरी जिंदगी आराम से बैठकर खा सकता हूँ। नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि तेरे पिताजी ये सब दिखावा कर रहे हैं। तुझे पता है कि तेरे दोनों भाइयों का कारोबार कितना अच्छा चल रहा है। तेरे बड़े भाई मंगेश ने एक ढाबा खोला है, और तेरे छोटे भाई महेश ने तो एक अच्छी खासी गांव के बीचों बीच एक बड़ी सी साड़ियों की दुकान खोल ली है। तुझे नहीं लगता कि यह सब दिखावा नहीं सच भी हो सकता है? अबे यार, तुझे क्या लगता है कि पिताजी अपनी रखी हुई शर्त के हिसाब से करेंगे? यार अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या करूंगा? तो यार तू इन बचे हुए पैसों से अपना कोई छोटा सा काम धंधा खोल ले, और उस काम को मेहनत से कर। फिर देखियो तू कुछ समय में अपने दोनों भाइयों से भी ज्यादा अपना कारोबार बढ़ा लेगा। यार मेहनत वही तो मुझसे नहीं होती है, और वैसे भी मैं इन पैसों से कोई कारोबार नहीं कर पाऊंगा। तो यार अगर तू ऐसे ही रह गया तो कहीं तेरे पिताजी तुझे अपनी जायदाद से बेदखल न कर दें और सारी जायदाद तेरे दोनों भाइयों को दे दें। फिर तू क्या करेगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अगर मुझे पिताजी की जायदाद से हिस्सा नहीं मिला तो मैं उन दोनों को भी उनके कारोबार में कामयाब नहीं होने दूंगा। अबे तू क्या कह रहा है? तू ऐसा क्या करेगा? अबे तू देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। अगर जो चीज मुझे नहीं मिलेगी तो मैं वो चीज उन दोनों को भी नहीं मिलने दूंगा। सुरेश रात को ही नशे में अपने भाइयों की तरक्की से चिढ़ता हुआ मंगेश के ढाबे के पास हाथ में आग की मशाल लेकर जाता है। यही है मंगेश भैया का ढाबा। इन्होंने इतने से पैसों में ये इतना बड़ा ढाबा कैसे खोल लिया? मैं इनको आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अगर पिताजी मुझे अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं देंगे तो मैं इन दोनों को भी जायदाद में से हिस्सा नहीं लेने दूंगा। सुरेश जलन की आग में अपने बड़े भाई मंगेश की मेहनत को जला देता है। अब आएगा ना मजा। अब पिताजी के दिए हुए 6 महीने भी खत्म होने वाले हैं। अब देखता हूँ कि ये कैसे दोबारा अपना ढाबा खोलेगा। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। और सुबह जब मंगेश अपने ढाबे को राख में तब्दील होते हुए देखता है तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। हाय, अब मैं क्या करूं? मेरा पूरा ढाबा जल गया। हाय, मेरा क्या होगा? मेरी पूरी जमा पूंजी इसी ढाबे में लगी हुई थी। हाय, मैं अब क्या करूं? मंगेश को रोता देखने के लिए
सुरेश मंगेश के ढाबे पर आता है और उसे ऐसे रोता देख मन ही मन बहुत खुश होता है। बड़ा आया था कारोबार में कामयाब होने वाला, पिताजी के आगे अच्छा बनने चला था। अब देखता हूँ कि कैसे ये दोबारा अपना ढाबा शुरू करेगा। अभी जाकर महेश के खिलाफ इसके कान भर देता हूँ, जिससे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। अरे मंगेश भैया क्या हुआ? आप ये ऐसे रो क्यों रहे हो? अरे सुरेश ये देखना यार, ये जाने कैसे मेरा ढाबा जल गया है। मैं अब क्या करूंगा? मेरी तो सारी जमा पूंजी मैंने इसी ढाबे में लगा दी थी। न जाने मेरे इस ढाबे पर किसकी नजर लग गई है। अब डालता हूँ मैं आग में घी। अरे मंगेश भैया, आखिर ये किसका काम हो सकता है? कौन आपके इस कारोबार में आपका नुकसान करना चाहता है जिससे उसे फायदा हो? मुझे तो किसी से कोई मतलब नहीं था। मैं अब अपने इस ढाबे में बहुत खुश था। मुझे तो पिताजी की जायदाद भी नहीं चाहिए थी। न जाने किसने मेरे ढाबे के साथ ऐसा किया। भैया कहीं ये महेश का काम तो नहीं है? क्योंकि मुझे भी पिताजी की जायदाद में दिलचस्पी नहीं है, लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा? वो भी तो अपनी साड़ियों की दुकान चला रहा है, तो उसे मेरे ढाबे से क्या दिक्कत होगी? अरे भैया, आपने उस दिन पिताजी की बात नहीं सुनी थी? अगर हम में से कोई एक भी पिताजी के दिए हुए पैसों से कारोबार में कामयाब हो गया तो पिताजी अपनी सारी जायदाद उसे दे देंगे। हाँ तू सही कह रहा है। वो मेरे इस ढाबे को देखकर चिढ़ गया होगा, क्योंकि एक बार वो मेरे इस ढाबे में खाना खाने आया था, तो लगता है उसी ने मेरे ढाबे में आग लगा दी। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरे साथ दुश्मनी लेकर अच्छा नहीं किया। मैं अब उसे नहीं छोड़ूंगा। महेश, महेश बाहर आ। मंगेश की आवाज सुनकर महेश दुकान से बाहर आता है। अरे मंगेश भैया, क्या हुआ? आप यहाँ पर? कुछ कहना था तो आप मुझे बुला लेते, मैं खुद ही आपके पास आ जाता। मुझे तुझसे बात नहीं करनी, मुझे तो तुझसे अपने ढाबे का बदला लेना है। बदला? आपके ढाबे का कैसा बदला? मंगेश महेश की बात नहीं सुनता और अपने आदमियों से महेश को पीटने के लिए बोलता है। अरे भैया मुझे छोड़िए, आखिर मुझे बताओ तो मैंने किया क्या है? लग गई रे। अरे भैया बताओ तो मैंने किया क्या है? मंगेश महेश की बात नहीं सुनता और उसके आदमी महेश को बुरी तरह से पीटते हैं। मंगेश के आदमी महेश को बहुत मारते हैं, जिस वजह से महेश के शरीर पर बहुत चोटें आ जाती हैं। महेश की ऐसी हालत देखकर मंगेश उसे अस्पताल में भर्ती करवा देता है। ये सब होते हुए सुरेश का दोस्त गजेंद्र देख लेता है और जल्दी जल्दी जाकर वो भीषण को सारी बात बता देता है। भीषण गजेंद्र के साथ अस्पताल में पहुंचता है। मंगेश, तुमने ये किया है और तुमने महेश को क्यों पिटवाया? तुम लोग जायदाद के पीछे इतने पागल हो जाओगे कि एक दूसरे की जान तक ले लोगे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। आप भी तो देखिए कि महेश ने भी मेरे ढाबे के साथ क्या किया। उसने मेरा पूरा ढाबा आग में जला दिया। नहीं, ये सब महेश ने नहीं किया। ये सब तुझे किसने बताया कि महेश ने तेरे ढाबे में आग लगाई है? पिताजी मुझे ये सब सुरेश ने कहा था कि शायद ये सब महेश ने किया हो। भीषण और मंगेश की बात सुनकर गजेंद्र बोलता है। मंगेश भैया, आपके ढाबे के साथ ये सब सुरेश ने किया है? क्या तुम ये क्या कह रहे हो? गजेंद्र मंगेश और भीषण को उस रात के बारे में सुरेश की कही सारी बातें बता देता है। गजेंद्र की बात सुनकर मंगेश और भीषण सुरेश को जेल में बंद करवा देते हैं। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ये इन दोनों से चिढ़कर किया। मंगेश भैया मुझे माफ कर दो। मैंने ही आपके ढाबे को जलाया, मुझे माफ कर दीजिए। सुरेश को अपनी गलती पर पछतावा होता है और उधर अस्पताल में महेश को भी होश आ जाता है। महेश मेरे भाई, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरी एक बात नहीं सुनी और उस सुरेश की बातों में आकर मैंने तेरे साथ ऐसा किया। मुझे माफ कर दे मेरे भाई। भीषण महेश को सुरेश की सारी चालबाजी के बारे में बता देता है। पिताजी, सुरेश भैया को जेल से छुड़वा दीजिए, लेकिन बेटा उसकी वजह से आज तेरी ये हालत हुई है। फिर भी तो उसे बचाना चाहता है। पिताजी, सुरेश भैया कैसे भी हैं, मगर हैं तो मेरे बड़े भाई ही। मैंने उनको माफ कर दिया, अब आप उनको जेल से रिहा करवा दीजिए। मुझे विश्वास है कि अब सुरेश भैया सुधर गए हैं। महेश के कहने पर भीषण सुरेश को जेल से रिहा करवा देता है